आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी एंड वैदिक नॉलेज सोसाइटी के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि आज के समय का जो नॉलेज है उसका क्या मीनिंग रहता है एंड जो वैदिक नॉलेज सोसाइटी थी हमारी वैदिक टाइम में जो चल रही सिस्टम परंपरा प्रतिष्ठा जो भी थी वो कैसी थी। तो चलिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि नॉलेज है क्या। हम नॉलेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, नॉलेज सोसाइटी कैसे होती है। तो सबसे पहले नॉलेज सोसाइटी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दी गई है, जिसमें बताया गया है कि क्रिएशन, जैसे कि क्रिएशन, डिससेमिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और या नॉलेज, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए। अगर आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए आपको नॉलेजेबल नॉलेज स्किल्स की ज़रूरत होती है। इंफॉर्मेशन कैसे यूटिलाइज़ करनी है उसकी ज़रूरत होती है एंड आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए, आइडियाज़ आपके अंदर होने चाहिए, तो तब जाके आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाओगे। वैसे ही एक नॉलेज होता है, नॉलेज सोसाइटी में एसेट माना जाता है। एसेट मतलब एसेट होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल वेल्थ की तरह माना जाता है। वेल्थ जैसे एक इंसान की वेल्थ पैसा होता है, पैसे की तरह नॉलेज को मापा जाता है। मोर ऑफ आज का जो नॉलेज सिस्टम है वो मोर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कैपिटल के बेसिस पे है या इकोनॉमी के बेसिस पे देखा जाता है कि आप कितने वेल्थी हो, है ना। नॉलेज मतलब क्या, द टर्म नॉलेज सोसाइटी का मतलब क्या, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला मतलब ये होता है कि सोशल, जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कि एक हम कोई चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि डायरेक्ट हम साइंटिफिक सोचना शुरू कर देते हैं, हम रैशनली सोचते थे। तो वैसे ही ये जो नॉलेज है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के दौरान। दूसरा इसमें बोला गया कि इट रेफर टू द नॉर्मेटिव विजन दैट नेशंस और कंपनीज एस्पायर टू फुलफिल। तो ये एक हमारी एक नॉर्मेटिव विज़न है, जिसमें नॉलेज हमें बताता है कि हमें इस तरह से करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना। नॉर्मेटिव नॉर्म्स बताता है ताकि एक नेशन उस पे चले और उसी को फॉलो अप करे। और थर्ड होता है मेटाफर। नॉलेज सोसाइटी क्या होती है, एक मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है, आपने सुना होगा, जो हमारे बियॉन्ड है, ठीक है, बियॉन्ड चीज़ें हों, मेटा हो उसको कहते हैं, रादर देन द क्लियर कट कंसेप्ट अंडर द वेरियस टॉपिक्स एग्जामाइन। ये सब बहुत ही फालतू इंट्रोडक्शन थी, इसको इतना रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। मीनिंग जानते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना बताया गया है कि नॉलेज क्या चीज़ है, वेल्थ है। आज के टाइम पे नॉलेज इज एसेट है किसी भी चीज़ के लिए। नॉलेज सोसाइटी क्या होती है कि जो सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से और कल्चरली जानी जाती हों, या हाई डिग्री डिपेंडेंसी हो एक दूसरे की पोटेंशलिटी पर, और इसकी वजह से क्या हो, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमें आए। वैसे उस सोसाइटी को हम नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। सीधा सीधा इसका मीनिंग यही है कि इस प्रकार का जो सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ तो वो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से वो संतुष्ट हों, दूसरा या उनका जो कल्चर है वो बहुत रिच होता है। तो इसमें क्या होता है, बाय विच ये दो करैक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या होता है, हमें पता चलता है हाई डिग्री हम किस पे डिपेंडेंट हैं। किस पे डिपेंडेंट है, साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर या टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। चलिए आगे पढ़ते हैं। नॉलेज सोसाइटी जो है, जो नॉलेज सोसाइटी होती है वो जनरेट करती है, उत्पन्न करती है, शेयर एंड मेक्स अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स। तो नॉलेज सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे नॉलेजेबल पीपल्स होते हैं, एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं कल्चर्स को, या इकोनॉमिकली साउंड होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन कंडीशंस को। ये देखिए, इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशंस,
ह्यूमन की कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं। सोसाइटी का जो नॉलेज होता है, नॉलेज सोसाइटी क्या करती है, डिफरेंट होती है इंफॉर्मेशन सोसाइटी से। अब ये दोनों में डिफरेंस बताया गया है कि एक नॉलेज है और एक इन्फॉर्मेशन है। हम सब जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा है, सिर्फ डाटा कुछ भी हो सकता है, बट जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन से भी ऊपर है और ये काफ़ी डिफरेंट है। इन दैट form serves to transform information into resources, allow the society to effective action, while all the latter only create and disseminate raw data. The capacity to gather, analyze information has existing thought human history. ये काफ़ी सस्ता इंफॉर्मेशन थी, ये नहीं हमने इतना रटना नहीं है, हमें समझना है। समझ में हमको अभी तक नहीं आया ये होता क्या है नॉलेज सोसाइटी। मोटा मोटी हमें समझ में आया कि नॉलेज एक नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन से काफ़ी डिफरेंट है। नॉलेज जो होती है वो कल्चरली और हमारा इकोनॉमिकली ट्रांसमिटेड चीज़ें हैं जो कि हम सीखते हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा, यहाँ पे मेजर क्वेश्चन है कि जो आज का जो नॉलेज सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम क्या कि एजुकेशन कहीं से ना बेस रहती है। किसी भी नॉलेज आज का नॉलेज हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, कोई भी नॉलेज होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो या हमारा फिजिकल हो, किसी भी प्रकार का नॉलेज जो होता है वो हम गेन करते हैं, है ना। तो वो उसका बेस क्या होता है, एजुकेशन होता है। तो हमें एजुकेशन का बेस पढ़ना है कि हमारी जो वैदिक टाइम में जो नॉलेज दी जाती थी, बांट की जाती थी, वो किस तरह से होती थी, और जो आज की जो नॉलेज है वो काफ़ी साइंटिफिक, रैशनल, ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल मॉरल वैल्यूज़ या एथिक वैल्यूज़ जो प्राइमरी रहती थी वैदिक नॉलेज सोसाइटी में, वैसा कुछ भी नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है एंशिएंट टाइम से, और ये इवॉल्व कैसे हुआ, ये एजुकेशन हमारी एंशिएंट टाइम से ही चल रही है। एंशिएंट पीरियड जब से शुरू हुआ है, बिफोर क्राइस्ट के 1500 साल पहले की बात है, तो हमारा ये चल रहा है एजुकेशन सिस्टम जो कि इवॉल्व हुआ है। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इन अदर वर्ड्स द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर बेस्ड ऑन द वेदास। तो जो एंशिएंट टाइम के जो एजुकेशन सिस्टम होता था वो वेद के ऊपर डिपेंडेंट होता था। टोटली हम वेद के ऊपर डिपेंडेंट थे। वेदास इंग्लिश में ऐसे उटपटांग कर दिया है इन्होंने वर्ड्स को, पर ऐसे रियल मीनिंग, रियल वर्ड है हमारा वेद। क्योंकि वेदों के ऊपर डिपेंडेंट था हमारा एजुकेशन सिस्टम, मतलब पूरा बेस्ड था। आज का अगर हम कहें कि एंशिएंट टाइम में एजुकेशन किस प्रकार से दी जाती थी, तो टोटली बेस्ड ऑन वेदास। और इसीलिए इसी एजुकेशन सिस्टम को हम कह देते हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम, जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक नॉलेज सोसाइटी। पुराने समय में एजुकेशन जो इमर्ज हुई या उसका एक्सपेंशन हुआ एजुकेशन का, वो वेद से हुआ, ठीक है। क्योंकि उस समय में जो गुरुज होते थे, शिष्य डिसिपल्स होते थे, और डिसिपल्स को गुरु शिक्षा प्रदान करते थे, तो वो वेदों की ही करते थे और किसी चीज़ की नहीं करते थे। वेदों की हो गई थोड़ा बहुत शास्त्रीय शिक्षा होती थी, शास्त्रों की शिक्षा होती थी। दे सपोज टू बी द सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑफ अ लाइफ। और यही इंडियन फिलोसफी रही है कि वेद ही हमारे फिलोसफी रही है। चाहे हम उसको कुछ चीज़ें प्रूफ हो गई, वो फिज़िक्स बन गई, बट जो वेद है वो मेटाफिज़िक्स है, फिलोसफी है, हमारे भारतीय दर्शन है वो। वेद का मतलब क्या होता है कि जानना, किसी चीज़ को समझना। वेद ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन लाइफ। तो वेद जो होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम सिर्फ बात करते हैं वेदों की, पर हम कभी भी उसको खोल कर नहीं देखते कि इसमें कौन से श्लोक्स हैं, किन लोगों ने क्या बोला है, क्या चीज़ें होती हैं। वेदों में लाइफ के बारे में बताया गया है कि हाउ वी कैन लिव इन अ सोसाइटी। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है डे टू डे लाइफ में, हम क्या फेस करते हैं, कौन सी इमोशनल कैसे बैलेंस रहना चाहिए, हमारी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो उससे सॉल्व हो जाती हैं, जो हमारी फिलोसफीज थी, ठीक है। द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर लाइज इन द वेदा।
जो आज का हम कल्चर देखते हैं, हम हमारी संस्कृति में ये वाली धरोहर है, हम कितने देवी देवताओं को मानते हैं, हमारे जो कल्चर है, हम टैबूज़ हैं, जो कस्टम्स हैं, वो हम आज भी फॉलो करते हैं। श्राद्ध हम नवरात्रि मनाते हैं, या ऐसे नॉर्मल नवरात्रि जो होते हैं, चैत्र नवरात्रि हो गई, या ऐसे हमारे जो हिंदू सभ्यता के कल्चर के अकॉर्डिंग जो वेद्स में बताया गया है, हमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए, हमें एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेदिक चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारा कल्चर, ये जो कल्चर भी इसी का बेस रहा है, जो हम चीज़ें लगा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, साड़ी क्यों पहनते थे, तो ये सारे कल्चर्स भी हमारे वेदों से ही प्रकटे हुए हैं। वेदों में ही, इन 4 वेदों में ही हमें ये सब बताया जाता है कि अगर हमें प्रॉब्लम हो जाए तो हमें कैसे रहना है, क्या करना है, हमें सब सबके आंसर्स वेदों में दिए गए हैं। तो इंडियन कल्चर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है वेद से। हमारे 4 प्रकार के वेद्स होते हैं, आपने बहुत बार सुना है। एक होता है ऋग, आर से हो गया ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, आरस, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरस, वाई, राइसा। इस तरह से आप राइसा या कुछ भी बना के, रायता नहीं बनाना है आपने। ऋग्वेद होता है ऋग्वेद हो गया ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, कुछ स्कॉलर जो हैं वो वैदिक एजुकेशन पीरियड को ऋग्वेद पीरियड मान लेते हैं, या जो स्कॉलर्स होते हैं जो पढ़ते हैं वैदिक एजुकेशन के बारे में, या बेसिकली हिंदू स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक एजुकेशन कैसे दी जाती थी, तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब वो पढ़ते हैं तो वो अपने से ही डिवाइड कर देते हैं कि इस टाइम पे ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो ऋग्वेद के बारे में बताया गया था, तो अच्छा ये ऋग्वेद पीरियड हो गया। अच्छा, इस समय ब्राह्मणों का ज़्यादा बोला वाला था, तो ये ब्राह्मणिक पीरियड हो गया। अच्छा, इस समय इन्होंने उपनिषद को इंट्रोड्यूस किया था, सूत्र हो गए, हाइमन पीरियड हो गया, स्मृति, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई, पांडुलिपियाँ जो लिखी हुई होती थी, ये सभी पीरियड्स बताए गए हैं कि एक दिन में ये बन जाने वाला वेद नहीं था, इसमें काफ़ी समय लगा था, काफ़ी ईयर्स चले गए, पूरा कितनी सेंचुरीज यहाँ से निकल गई हैं। कहाँ 1500 BC की बात कर रहे हैं, तो अभी तक 21वीं सेंचुरी हम देख रहे हैं आफ्टर क्राइस्ट, AD। तो बिफोर क्राइस्ट तो आप इसमें डबल लगा लो, तो आपको पता है कितनी सेंचुरीज हो गई हैं कि उस समय में जो इनका बेस हमारा कल्चर हमारा यहाँ से निकला है, एजुकेशन हमारी यहाँ से निकली है, वेदों से निकली है। तो ये पीरियड्स को डिवाइड कर दिया जाता था सो दैट कि हम बोलते थे कि ये फेज़ जो था वो ब्राह्मणिक फेज़ था, या ये ऐसा था। बट ऑल दीज पीरियड्स ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ वेदास देयर वाज नो चेंज इन द एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। तो इससे भी पहले जो वेदा के पहले जो वेदा की इतनी डोमिनेंस थी, कोई भी एम्स नहीं थी एजुकेशन की, पर वेद हमें बताते हैं कि हमारी क्या एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, जीवन में क्या आदर्श होने चाहिए, हमें कैसे लाइफ को जीना है, कैसे इसको बनाना है, ये सब चीज़ें वेदों में बताई गई। दैट इज़ वाई द एजुकेशन ऑफ दिस पीरियड्स इज स्टडीड अंडर वैदिक पीरियड। इसीलिए ये एजुकेशन में किस तरह से बदलाव आया, ये सब हम इस पीरियड्स में पढ़ते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वैदिक टाइम से ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं उसकी, ऑब्वियसली यूनिक रहा है, क्योंकि यहाँ पे रियल लाइफ कंडीशंस में पढ़ाया जा रहा है, आपको ओपन एनवायरनमेंट में पढ़ाया जा रहा है, देयर इज़ नो एनी वॉल्स, नो रेस्ट्रिक्शंस, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो इंडिपेंडेंट एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू द अपर कास्ट, टू दोज हु वर ब्रह्मचारीज। अब जो ब्रह्मचारी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं,
उनके लिए जो अपर कास्ट के थे वो उनके तक ही एजुकेशन सीमित थी। पर जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन में एक पर्सन है उसका जो लाइफ साइकिल्स है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें ब्रह्मचारी ये जो है वो सेकंड फेज होता है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल है, ये भी वेदों में ही बताया है कि हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। और ये दिस इज़ द टाइम सेट असाइड्स फॉर लर्निंग एक्वायरिंग द स्किल्स। और इस पीरियड में क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ अपर कास्ट जो थी वो ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियस थे, और हैड देयर एजुकेशन इन अ यूनिक सिस्टम कॉल्ड गुरुकुला। मतलब ये जो क्षत्रिय होते थे या अपर कास्ट के जो बच्चे होते थे, लाइक ब्राह्मण्स हो गए या क्षत्रिय हो गए, उनको ही इस टाइप की एजुकेशन दी जाती थी। जो दलित्स होते थे या निम्न स्तर की कास्ट वाले होते थे तो उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। आपको पता होगा बहुत सारे हैं जो जिनको एजुकेशन जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि कर्ण, या उनका नाम क्या था, जो पांडव के भाई थे, बड़े भाई, आई डोंट नो क्या था। उन्होंने भी झूठ बोल के किसी से शिक्षा ली थी, तो उसकी वजह से, क्योंकि उस समय दलित्स या लोअर कास्ट को पढ़ाया नहीं जाता था, तो ये यूनिक सिस्टम गुरुकुल में पढ़ाया जाता था और ये सिर्फ अपर कास्ट को ही पढ़ाया जाता था। या तो आप क्षत्रिय होने चाहिए या तो आप ब्राह्मण होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन एंशिएंट टाइम में सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बट ऑल्सो द वर्ल्ड, द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन की क्रांति थी। It may also be remembered that education is not an abstract term. एजुकेशन कोई एक्सट्रैक्ट टर्म नहीं है, मैनिफेस्ट इन द कल्चर इकोनॉमिक कंडीशंस। मतलब कि एजुकेशन सिर्फ हम हवाई में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इमोशंस नहीं है एजुकेशन, है ना। ये एक मैनिफेस्ट करते हैं, हम अपने कल्चर में लाते हैं एजुकेशन को। कि हम, मम्मा बोलती है ना, क्या पढ़ के आए तुम स्कूल में, तुम्हें अक्ल नहीं है 2 की, तुम तरीके से बोलते नहीं हो, तुम क्या सीख के आए हो। हालांकि हमें एजुकेशन में ये तो ना पढ़ाया जाता है कि हमें कैसे बोलना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, नहीं सिखाया जाता था। पहले जो एंशंट एजुकेशन होती थी वो हमें नेचुरली सिखा देती थी कि हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, 4 के साथ कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें एंशंट टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से नेचुरली हम सीख जाते थे। इंडिविजुअल अपने आप को प्रॉस्पर्स करता था। फिलॉसफी साइंटिफिक है और काफ़ी स्पिरिचुअल भी है, ये नॉलेज इस टाइप का था। और अगर अलग शब्दों में देखें तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि अपने माइंड को डेवलप करना, अपने जो अपना स्तर है, मानसिक स्तर है, उसको प्रगतिशील करना, बेटर करना। और सोसाइटी में अगर उसका दिमाग अच्छा होगा तो वो सोसाइटी में भी अच्छा काम कर पाएगा। और शब्दों में देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि वी ओ अ लॉट ऑफ इंडियन who taught us how to count without which no worthwhile scientific discovery could have made. This verse shows that importance of Vedic period in ancient Indian education. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो हमारे इंडिया के नहीं थे, वो बाहर के थे, फॉरेनर थे। और उन्होंने कहा था कि जो इंडियंस हैं हमें बहुत कुछ सिखा गए कि कैसे हमने ज़िंदगी को काटना, काउंट कैसे करना है, विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरीज। विदाउट साइंटिफिक डिस्कवरी के बावजूद हम किसी अपने आप को कैसी चीज़ें सिखा लेते हैं। साइंटिफिक नॉलेज नहीं था ये, फिर भी स्पिरिचुअल ज़्यादा, मोर और मोर स्पिरिचुअल था, पर कहीं ना कहीं साइंस के सारे क्वेश्चन आंसर्स ये कर रहा था। तो द वर्ड शोज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक पीरियड्स इन एंशिएंट एजुकेशन। वैदिक नॉलेज जो होता है वो प्रीवियसली जो होता है इम्पार्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। एक शिक्षा का एक प्रकरण होता था, जैसे कि मदरसा में जब बच्चा पढ़ने जाता है, किसी भी शिक्षा को प्राइमरी लेवल पे शुरू करता है तो मदरसा होता है। देन जब वो हायर लेवल की स्टडीज़ के लिए जाता है तो मकतबा होता है। तो वैसे ही जो एजुकेशन सिस्टम होता था यहाँ पे वैदिक में, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में होता था। आपको घर छोड़ना पड़ता था,
आपको सेलिबेसी धारण करनी पड़ती थी, आपको मुंडन करवाना पड़ता था। यू हैव टू बी अ ब्रह्मचारी टिल 25, है ना। तो ये सिस्टमेटिक मैनर होते थे जिसमें स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना पड़ता था। सोशल रोल्स होते थे जैसे भिक्षा मांगना, या ये सब उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, घर की सफाई करना, गुरु की सेवा करना, एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन। ना सिर्फ उनको मेडिटेशन स्पिरिचुअल, और या उनको तीरंदाजी सिखाना, आर्चरी जैसी चीज़ें उस समय बहुत प्रेवलेंट थी। अपना रक्षण कैसे करना, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता था वो चीज़ें सीखता था, है ना। भाला फेंक हो गया, तिरकमान अंदाज जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, आर्चरी। और ये पीरियड जो था ना 1500 BC का था और 500 तक चला। तो सोचो कितनी पुरानी एजुकेशन सिस्टम है ये, जो कि हिस्ट्री में बताया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट intervened between the end of Indians urban Indus Valley civilization and second urbanization is Central Gangetic Plains, which begins in 600 BC. It gets its name from Vedas, which are liturgical text and containing ये सब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें वेदों में बताई गई। वेद हमें सिखाते हैं लाइफ को कैसे जीना है। डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स होती थी उसमें। वेद जो होते हैं वो उनको जो बच्चों को पढ़ाए जाते थे वो रिटन लिखे हुए नोट्स में नहीं दिए जाते थे, उनको ओरली बताता था गुरु जो थे, वो ओरली उनको सुनाते थे, वो कानों से सुनते थे और कंठस्थ उनके सुनने की बात करते थे। उस समय तो माइक नहीं होते थे। टीचर्स आज बोलते हैं हमारा गला सूख जाता है, या पानी पी लूँ, या थोड़ा ऐसा कर लूँ, उस समय भी तो होते थे। जो गुरु पढ़ाते थे वो ओरली ही ट्रांसमिट करते थे, स्पीकिंग करके वेद्स को पढ़ाना। ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज में, जो कि माइग्रेटेड इनटू द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट अर्ली इन दिस पीरियड। ये सब आपको कुछ पता चला होगा, आई थॉट सो। ये जो वैदिक नॉलेज सोसाइटी है वो किस तरह से बात कर रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। मोरल एजुकेशन वॉज पीरियड एम ऑफ वैदिक एजुकेशन। अब यहाँ पे कंसेप्ट या कंसेप्ट होता है या कोसेप्ट होता है, एनीवेज। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं वैदिक नॉलेज सोसाइटी के बारे में। तो पहला फीचर्स हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन कैसा था। तो वहाँ पे मोरल एजुकेशन प्राइमरी थी, कि बच्चे को कुछ आए ना आए पर एक उनको मॉरली वो साउंड होना चाहिए उसके अंदर, ये खुद के अंदर होनी चाहिए कि भाई मॉरल्स भी कोई चीज़ होती है। उनका पीरियड एम होता था वैदिक एजुकेशन सिस्टम का। द फंक्शन ऑफ स्कूल वर नॉट ओनली द मेक द पीपल नॉलेजेबल बट ऑल्सो द मेक देम वेल कल्चर्ड बनाना और नॉलेजेबल बनाना, ये उनके फंक्शंस होते थे स्कूल के। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होता था, उनकी जो नीतियाँ होती थी वैदिक एजुकेशन देने की, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होनी चाहिए होती थी। एंड इसमें इंस्पायर होते थे बच्चे, ये वाला करेक्टर से वो इंस्पायर हो गए तो फिर वो वैसा ही करते थे। वैदिक आइडियल्स होते थे एजुकेशन के, कि कैसे अपने माइंड को चेंज करना, अपने करेक्टर को चेंज करना। मान लो कि हम शरारती हैं, हम नहीं मानते कुछ चीज़ों को, वैदिक एजुकेशन उनको सिखाती थी कि कैसे करेक्टर आपका होना चाहिए, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए। वेद हमें बताते थे कि हमें द इम्पोर्टेंस आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, कैसे अपने यंग माइंड को कैसे ट्रेन करना है, सच कैसे बोलना है, हमारी जो पवित्र आत्मा है उसके बारे में जानकारी, पाथ ऑफ ट्रुथ, सच बोलना, कभी नहीं हारोगे। वैदिक एजुकेशन टीच करती है कंसिडर होली ड्यूटी, हमारी खुद की एक ड्यूटी होनी चाहिए, अंदर से हमें फील होना चाहिए यार हम कुछ करें समाज के लिए,
एक मॉरल ड्यूटी उनके अंदर इनबिल्ट की जाती थी, और एज टू के हाउ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। देर आर वेरियस फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे वैदिक एजुकेशन के, जो कि हमें बताते हैं कि कैसी एजुकेशन रही होगी मॉडर्न सिस्टम से बिल्कुल ही अलग। But the highest education in which does not merely give us information but may also life in harmony with all existence। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन थी, हाईएस्ट एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना, हमें कैसे लाइफ में शांति से रहना है, पीस एंड हार्मनी को एग्जिस्ट कराना है, ये एजुकेशन का मेन एम होता है। एजुकेशन इज़ पर्पसफुल एक्टिविटी, एजुकेशन एक पर्पस से की जाती है, एजुकेशन किसी को दी जाती है तो वो उसका एक पर्पस होती है। थ्रू वैदिक आइडियल्स वी इंटेंट टू ब्रिंग सर्टन डिज़ायरेबल चेंजेस इन द स्टूडेंट। और वैदिक आइडियल्स हमें क्या बताते हैं कि वैदिक जो भी उन्होंने पाथ हमें बताए हैं उससे क्या होगा, सर्टन चेंजेस, माइंडसेट चेंज होता है आपका, डिज़ायरेबल चेंजेस आते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा ही चेंजेस आपके अंदर देखने को मिलता है अगर आपके अंदर वैदिक आइडल्स हैं तो। पुराने ज़माने में जो एंशेंट इंडिया था हमारा, उनकी जो आइडियल ऑफ लाइफ होती थी, उनका जो जीवन का जीने का एक वास्तविक अर्थ होता था तो वो स्पिरिचुअलिस्टिक होता था। एजुकेशन जो डिटरमाइन करती थी बाय द कंसेप्शन ऑफ लाइफ। Thus the aim of education was self-realization and realization of Brahma। मतलब उनका जो एम होता था कि अपने आप को जानना, अपने सेल्फ रियलाइज़ करना कि हम जो सोल हैं वो हम सेल्फ रियलाइज़ करना चीज़ों को ध्यान से ही पॉसिबल होता था उस समय, और उनको रियलाइज़ भी होता था, ऐसा नहीं होता था। जैसे कहते हैं बुद्ध को इनलाइटमेंट हुई थी, अगर वो राजा बन के अगर कहता मुझे इनलाइटमेंट होती है तो वो लोग मानते ही नहीं उनको, उन्होंने सारा दरबार छोड़ दिया, राजकुमार थे वो, प्रिंस थे कहीं के, तो उन्होंने जब छोड़ा तो लोगों ने उनकी बात को माना भी। तो ये होती है इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग। तो बहुत सारे फीचर्स हैं वैदिक एजुकेशन के जो कि आज भी हम देखते हैं कि उसको अप्लाई करें तो काफ़ी हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंजेस देखने को मिलती हैं। पुराने ज़माने में जो टीचिंग थी वो एक होली ड्यूटी हुआ करती थी। होली ड्यूटी क्या होती है, एक आचार्य मतलब सबसे ऊपर भगवान का दर्जा दिया जाता था, और वो ब्राह्मण ही इम्पार्ट करता था, कोई और भी जाति नहीं होती थी, ब्राह्मण ही उसको पढ़ाएगा क्लास में आके, और चाहे वो अच्छे से पढ़ाता हो या नहीं मैटर नहीं करता। उस समय सब ब्राह्मण पढ़े लिखे होते थे क्योंकि वो ग्रंथ की रचना करते थे, ग्रंथ के बारे में पढ़ते थे और पांडुलिपियाँ लिखते थे, ये सब चीज़ें इंटेलेक्चुअल थे वो। तो उस समय जो टीचिंग थी वो होली ड्यूटी मानी जाती थी एंड बाउंड टू डिस्चार्ज irrespective of consider of fee। Teachers were expected to devote their life to the case of teaching in the missionary spirit of self sacrifice। तो ये सारी चीज़ें हैं, विद्या, धन और ये सब चीज़ें हम बात करते हैं। उस समय जो एजुकेशन का एम होता था वो किस पर होता था, तो एजुकेशन का एम होता था वर्ल्डलीनेस, कैरेक्टर फॉर्मेशन, कैरेक्टर को बनाना है, दिमाग को तेज करना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो बच्चे की। मोर इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रिपरेशन फॉर लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो ये सारी उसकी एम्बिशंस रही हैं। प्रिजर्व करना अपने कल्चर को, ट्रांसमिट करना, ये सभी चीज़ें उस टाइम की मेन एम रहती थी एजुकेशन की। अगर एजुकेशन दी जा रही है तो ये सब चीज़ें उनके अंदर, बच्चों के अंदर डिज़ायरेबल गोल्स होने चाहिए कंप्लीट, ताकि वो बड़े होकर कुछ भी अश्लीलता ना करे। कैरेक्टर फॉर्मेशन क्यों मेजर फोकस मॉरल एजुकेशन पे दिया जाता था। आज इतने सारे हम केसेस देखते हैं लड़कियों के प्रति ही, क्यों कैरेक्टर ढीला हो तो बंदे का, उस समय कैरेक्टर किसी का भी ढीला नहीं होता था, राइट। दुनिया में जितने भी लोग होते थे वो सारे भाई थे एक लड़की के। तो
करेक्टर फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी के बारे में एजुकेशन बताती है कि उस समय क्या होता था कि स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी। और स्पिरिचुअलिटी एक छोटी सी लाइंस में कट करके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बट स्पिरिचुअलिटी मीन्स इज़ अ बिगर टर्म। प्रिपरेशन फॉर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर देना एजुकेशन का सिस्टम होता है। और प्रिजर्व करना, बचाना, ट्रांसमिटिंग कल्चर। तो ये गाइस आपको समझ में आया होगा। ये जो अभी तक हमने पढ़ रहे थे ये क्या थी, स्ट्रैटेजी रही होंगी या एम्स। ठीक है, एम्स हैं ये। एम्स क्या, एजुकेशन की एम क्या थी उस टाइम पे, एजुकेशन देने की एम क्या थी। सेकेंडली इसमें करिकुलम में आ गया कि कौन सा सिलेबस है जो कि बच्चों को पढ़ाना था उस टाइम पे। तो सिलेबस में 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके साथ उनके जो कज़न्स होते थे वो भी इसी का पाठन करते थे। और इसी से उनका जो वैदिक लिटरेचर है वो ज़्यादा डोमिनेंट हुआ। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि आप एसएसटी पढ़ाओगे तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि हाउ यू विल टीच इन अ क्लासरूम। हर एक चैप्टर को अगर आप एक जैसे मोनोटोनस तरीके से लेके चलोगे तो बच्चा भी कंफ्यूज होगा और बच्चा भी डिस्टर्ब होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ के वो पढ़ रहा होता है। तो क्या होता है कि करिकुलम जो है वो इनको सिर्फ वेदों का दिया जाता था, वेदों के बारे में बताया जाता था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये सारे वेद्स आपको पता ही होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं टीचर लर्निंग प्रोसेस के, ताकि सिर्फ सुन के हो गया। हम सब जानते हैं कि उस समय टीचर सुन के ही कंठस्थ करवाता था। सर्वना इज द लिसनिंग टू वर्ड टेक्स्ट एज दे अल्टर बाय टीचर। ठीक है, डेलिब्रेशन हो गया कि मनाना एंड चिंतन इन द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, मेडिटेशन सिखाती है। मेडिटेशन के माध्यम से बच्चे को हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके चला जाना। इलस्ट्रेशन हो गया और प्रोजेक्ट मेथड हो गया। ये सभी बच्चे मेथड्स उस समय यूज़ किए जाते थे किस तरह से टीचर को लुभाना होता है। तो ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट मेथड और राव साहब का और का वजह। एनीवेज, रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग पर्सनालिटी। तो टीचर का क्या रोल है एक बच्चे की होलिस्टिक पर्सनालिटी को डेवलप करने में। आप सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में वैदिक एजुकेशन में टीचर को टीचर नहीं आचार्य के नाम से जानते थे। ठीक है, वॉज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली द इम्पार्टेड एजुकेशन। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज आए ही नहीं। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। टीचर आचार्य इन द वैदिक एज वॉज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली द इम्पार्टिंग नॉलेज रिलीजियस एज वेल एज द सेक्युलर। मतलब वैदिक एजुकेशन जो थी उस समय सिर्फ आपको नॉलेज के बारे में नहीं, आपको कैसे रिलीजियस होना है, कैसे सेक्युलर होना चाहिए, किसी भी धर्म को ज़्यादा हाँकना या किसी भी धर्म को कम हाँकना, ये शोभा देता है ई सेकुलर को। पर आप तो सेकुलर हो। तो आचार्य जो होते थे गुरुकुल में वो फादर लाइक होते थे, है ना। इफेक्टिव टीचर भी होते थे, वो टीचर की तरह हमें पढ़ाते भी थे। पर्सन ऑफ हाई नॉर्मल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटी एंड पर्सन ऑफ हाई मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। पर्सन के अंदर हाई मॉरल वैल्यूज़ होती थी एंड कल्चरल वैल्यूज़ होती थी। He was sincere and honest to his work. He taught with the heart and soul. He also performed the functions of household, performing
तो ये सभी चीज़ें हो रही, मुझे नींद आने की कोशिश हो रही है। स्टूडेंट्स वैदिक एजुकेशन स्कूल में ब्रह्मचारी होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे वो नॉलेज की खोज में पूरा उनके प्रति डेडिकेटेड होते थे। वो जैसे गुरु कहते थे वैसे काम करते थे, ताकि उनको भी इनलाइटमेंट हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। उनकी जो फॉर्मेटिव लाइफ थी वो काफ़ी अस्टर एंड डिसिप्लिन लाइफ रहती थी, कि कोई भी बच्चा जो आजकल के कितने मतलब छोटे छोटे बच्चे ये सब में बिलीव ही नहीं करते कि कोई डिसिप्लिन भी चीज़ें होती हैं, कंसिस्टेंसी भी कोई चीज़ होती है ना। तो उस समय बच्चे को कैसे कौन सी टाइम पे कौन सी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है, आचार्य को पता होता था। कैसे सेल्फ रिस्ट्रेंट बनना है, सेल्फ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। स्टूडेंट प्रेयर इंक्लूड इज लॉन्गिंग फॉर रियलाइजेशन ऑफ फुल लाइफ। मतलब मोर और मोर देखा जाए तो छोटा मोटा अगर इसमें निकालें निचोड़, तो इसमें यही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो वेदों से ही आया है, और वेदों के बारे में ही पढ़ाया जाता था, अपर क्लास को ही पढ़ाया जाता था, और जो टीचर था, गुरु था, वो ओरली ही उनको समझाता था, और ओरली बहुत सारे चैप्टर्स में उन्होंने पढ़ाया भी है, और ओरली बच्चे कंठस्थ करते थे। और मोर एजुकेशन का जो कोर पॉइंट था वो स्पिरिचुअलिज्म था, या स्पिरिट को पा लेना, या उसके इर्द गिर्द घूमना, या ये सब चीज़ें होती थी। रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन भी दी जाती थी, एज वेल एज सेक्युलर हमें रहना है। अ स्टूडेंट हैड टू बी काम एंड पेशेंट, ठीक है, सेल्फ रेस्ट्रेन एंड सेल्फ डिनाइंग। The student prayer include his longing for realization of full life. Thus, the main aim of Vedic education system was to produce a rational individuals free from passions and full of universal affections, continuously self-educating, strive to reach the highest goal. आप समझिए जाना गाइस, प्रैक्टिस्टिक्स आ गई, वही आ रहा है बार बार। जो वेद है ना वो वर्ल्ड के एल्डेस्ट सबसे पुराने रिच लिटरेचर है। यहाँ के लोग बहुत वेले होते थे ऐसा नहीं कहेंगे, पर वो बहुत सोचते थे, मनन चिंतन करते थे, कॉन्सेंट्रेशन करते थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में वैसे आइडियाज़ उत्पन्न होते थे। वो लिख देते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट में लिख देते थे, वही मैन्यूस्क्रिप्ट नॉर्मल बुक्स में आ जाता है। सूटेबल एज ऑफ एजुकेशन, एक एजुकेशन की एक सूटेबल एज होनी चाहिए एजुकेशन लेने की। ए सूटेबल एज ऑफ एजुकेशन। ऋग्वेद इज अ मिरर ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। ऋग्वेद किसका मिरर है? एंशिएंट इंडियन कल्चर का। ये कैसे सिविलाइजेशन होती थी, कैसे हमारा कल्चर, आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन क्या था, लैंग्वेज होती थी या नहीं होती थी। परफेक्शन इन एजुकेशन, एजुकेशन में परफेक्शन किस तरह से हो, ये सारी चीज़ें वैदिक एजुकेशन में बताई जाती हैं। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि एजुकेशन को चलाती हैं, वैदिक एजुकेशन को। तो 3 एजुकेशन सिस्टम है अभी, एक है गुरुकुल, परिषद और समलीन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं वैदिक एरा। तो गाइज अभी हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट नॉलेज सिस्टम। ये तो हमने अभी पढ़ा था। न्यू एज इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आया डिफरेंसेस, कि भाई क्या डिफरेंसेस रहे होंगे आज के एजुकेशन सिस्टम में और पहले वाले सिस्टम में। तो सबसे पहले एजुकेशन तो बेस है। आज के टाइम पे नॉर्मल बुक्स पढ़ाई जाती हैं, हर एक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस टाइप का करिकुलम है। बट उस समय जो एजुकेशन था, डिफरेंट सोशल हैबिट्स लाइक रिस्पेक्टिंग, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर कंसर्न था। वुमेन की रिस्पेक्ट करो, गरीबों की हेल्प करो,
और ये सब चीज़ें वैदिक एजुकेशन हमें सिखाती थी। वैदिक एजुकेशन जो है वो पूरी तरीके से मॉरल वैल्यूज़ थी, और पूरा स्ट्रॉन्ग जो एम्फेसिस था वो मॉरल एजुकेशन के ऊपर ही था। सेल्फ रियलाइज़ हो कि कि हम कुछ भी नहीं है उस आत्मा के सामने, ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा मेजरली फोकस की जाती थी, है ना। और मोरल एजुकेशन, मोरल कट टू कट बात करें तो मोरल एजुकेशन के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता था। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन वैदिक स्कूल ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन था वो काफ़ी वो स्ट्रिक्ट था, पर आज के टाइम में देखा जाए तो वो फ्रेंड की तरह रहते हैं। काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पहले के टाइम टीचर और शिष्य, जो भी गुरु का जो चेला होता था उसको रिजिड बनाया जाता था, डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता था ताकि वो अपने टाइम की महत्ता को समझे। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, तो इस समय क्या होता कि क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आया होता था, तो उन पापा जैसा जो लाड दुलार उसमें होता था, वो होता था द सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन द टीचर pupils in Vedic age. Today we see the education atmosphere are becoming so venomous due to indiscipline. The sense of discipline can be developed. तो मोटा मोटी आपको समझ में आया कि करिकुलम कैसा था। करिकुलम टोटली बेस्ड था करेक्टर बिल्डिंग पर, ना कि नॉलेज एक्विजिशन के ऊपर। और स्टूडेंट, ये सब चीज़ें, करिकुलम हो गया, लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, कि उस समय जो एजुकेशन जो बच्चों को इम्पार्ट की जाती थी वो काफ़ी सिंपल होती थी, सिंपल लाइफ पे बिलीव करते थे। और कहते थे कि नाउअडेज लाइफ स्टाइल ऑफ आवर यंग जनरेशन हैज़ ऑल टुगेदर चेंज। अगर हम आज कर दें कि आज सिविल ड्रेस में आएंगे सभी बच्चे, तो कोई एक ही कम बच्चा होगा जो गरीब होगा, वो कहेगा कि मैं तो सिंपल ही कपड़े पहने के आऊँगा। बाकियों को देखना यहाँ पे फैशन शो निकल आएगा। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे बच्चे जो पढ़ने आते थे, विद्या अध्ययन करते थे, उनके सिर्फ शरीर में एक जनेऊ होता है या तो धोती होती है, और जो लड़की होती है वो साड़ी ही पहनती है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल लाइफ जीने को हमें संदेश देती है वैदिक एजुकेशन, कि सिंपल लाइफ होनी चाहिए आपकी, नो कॉम्प्लेक्सिटी एंड फुल ऑफ फैशन शो, ये सब चीज़ें नहीं सिखाती। और आज के टाइम पे तो यही है, जिसके पास है वो उसके साथ टीचर अच्छे से बात करता है। मान लो कि उसके पास अच्छा नहीं है किसी के पास, तो उसको ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है। एजुकेशन इज़ अ education for self-sufficiency. Education is that whose end product is salvation. एजुकेशन, विद्या वह है जो कि मोक्ष प्रदान करे। और उपनिषद में कहा गया है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन इज नॉट मेयरली अ मीन ऑफ अर्निंग और लिविंग। एजुकेशन इंडियन ट्रेडिशन में बताया जाता है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ अर्न करना ही नहीं होता है, ये हमारे हमें कैसे जीना है, ये सब चीज़ें के बारे में सेल्फ रिलायंट करती है, हमें थोड़ी थोड़ी हेल्प करती है ताकि वो खुद सीखे, है ना, ये सब चीज़ें। वैदिक रेलिवेंस ऑफ वैदिक एंड प्रेजेंट नॉलेज सिस्टम, आप सबको पता है प्रेजेंट नॉलेज सिस्टम सिर्फ आपको अर्न करने में मजबूर कर रहा है, बट क्या आप इंटेलेक्चुअल हो, विजडम है आपके अंदर? नहीं, तो करिए उत्पन्न भाई, ठीक है। तो ये है पहले के जो
क्वेश्चंस होते थे वो राम के ऊपर या मंदिर के ऊपर या कुछ ये सब चीज़ों के ऊपर। तो गाइज अभी के लिए हम बस बंद करते हैं, फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।